नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर एक बार फिर से पूरी कांग्रेस को सिर के बल खड़ा कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को लिखे अपने पत्र में कुछ मुद्दे उठाकर उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि राज्य सरकार को इन मुद्दों पर अवश्य कार्य करना ही चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के पुनरुत्थान और उद्धार के लिए अंतिम मौका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में एक बैठक करने के कुछ दिनों बाद पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी को 15 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में सिद्धू ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा बनाने के वास्ते 13 सूत्रीय एक एजेंडे के साथ पंजाब मॉडल की हिमायत की है। कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद सिद्धू ने 15 अक्टूबर को कहा था उनकी चिंताओं का समाधान हो गया है और पार्टी ने कहा है कि वह प्रदेश इकाई प्रमुख बने रहेंगे। सिद्धू के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद ये समाधान निकला था, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद ही सिद्धू ने अपने पिटारे से 13 सूत्रीय एजेंडा बाहर निकाला। इसमें परेशान चरणजीत सिंह चन्नी ने सिद्धू के साथ बैठक की। इस मौके पर सिद्धू के करीबी माने जाने वाले मंत्री परगट सिंह भी मौजूद रहे थे। सिद्धू द्वारा सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र को ट्विटर पर सार्वजनिक करने के कुछ ही घंटे बाद ये बैठक हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। असल में सिद्धू की कोशिश किसी न किसी तरीके से पूरी पंजाब सरकार को अपने इशारों पर चलाने और खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित करवाने की है और यही काम कांग्रेस नहीं करना चाहती। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में उन्हें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को दिए पार्टी के 18 सूत्रीय एजेंडे की याद दिलाई गई और इन्हें आज भी समान रूप से प्रासंगिक बताया गया है। सूत्रों ने बताया कि इसे कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ सिद्धू की बैठक के बाद के घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में सिद्धू ने कहा, आज मैं आपको 2017 के 18 सूत्रीय चुनाव प्रचार एजेंडे के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किए जाने के लिए पत्र लिख रहा हूं। इसके बाद सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोग पूर्ववर्ती सरकार के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद कोटकपूरा और फरीदकोट के बहबल कला में 2015 के पुलिस गोलीकांड की घटनाओं को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। मादक पदार्थ के मुद्दे पर कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख ने कहा कि विशेष कार्यबल की रिपोर्ट में जिक्र किए गए बड़े तस्करों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उन्हें अनुकरणीय सजा दी जाए। उन्होंने पत्र में यह भी लिखा कि पंजाब सरकार को केंद्र के 3 नए कृषि कानून को अवश्य ही खारिज कर देना चाहिए और ये घोषणा करनी चाहिए कि वे किसी भी कीमत पर पंजाब में लागू नहीं किए जाएंगे। सिद्धू ने पत्र में कहा कि राज्य सरकार को बिजली खरीद समझौतों और हमारे द्वारा वादा किए गए सभी त्रुटिपूर्ण पीपीए को रद्द करने पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश मंत्री परिषद में दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए और अधिक प्रतिनिधित्व की भी हिमायत की। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक और सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सब के सब शाहरुख खान के बेटे आर्यन को बचाने में जुट गए हैं। आर्यन खान ड्रग्स देने के आरोप में इस समय मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं और पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार आर्यन को बचाने के लिए बेकरार है। उद्धव ठाकरे खुलकर आर्यन के पक्ष में बयान दे चुके हैं। एनसीपी के नवाब मलिक ने तो सारे घोड़े ही खोल दिए। आर्यन और शाहरुख खान के गम में डूबे इन सभी नेताओं को असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी फटकार लगाई और बिना नाम लिए कहा कि मैं उनकी आवाज उठाऊंगा जो कमजोर हैं, न कि उनकी जिनके पिता ताकतवर हैं। ओवैसी ने कहा कि ड्रग मामले में जेलों में 27% अंडर ट्रायल कैदी मुस्लिम हैं। मैं उनकी आवाज उठाऊंगा जो कमजोर हैं, न कि उनकी जिनके पिता ताकतवर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझसे कहा जा रहा है कि फिल्म स्टार के बेटे के लिए भी कुछ कहिए, लेकिन मैं उनकी बात करूंगा जो गरीब तबके से हैं। उन्होंने कहा कि जेलों में 27% मुस्लिम युवा बंद हैं, ऐसे में उनकी बात कौन करेगा। ओवैसी ने इस दौरान लखीमपुर कांड को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने सवाल किया कि पीएम मोदी और सीएम योगी आशीष के अब्बा को क्यों बचा रहे हैं। 2 अक्टूबर की रात को मुंबई में क्रूज पर हो रही ड्रग्स पार्टी पर एनसीबी की छापेमारी में आर्यन खान को पकड़ा गया था। आर्यन खान के साथ और भी लोग पकड़े गए थे। इसके बाद आर्यन खान सहित सभी आरोपियों को एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट ने बाद में सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। फिलहाल आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में कैद हैं। ओवैसी ने दावा करते हुए कहा कि अब उनकी पार्टी को यूपी में रोकने वाला कोई नहीं है।
ओवैसी ने खुद पर मुस्लिम वोट बांटने का आरोप लगाने पर कहा कि हम पर मुस्लिम वोट बैंक बांटने का आरोप है। 2019 में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और फिर भी बीजेपी यूपी में सीटें जीतने में कामयाब रही। कैसे? ओवैसी ने कहा कि 2019 में तो उनकी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, फिर भी बीजेपी जीत गई। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा का वोट बीजेपी को चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गांधी परिवार को चापलूसी करवाने की इतनी आदत लगी हुई है कि उनकी चापलूसी करते हुए कोई चंपू देश का कितना भी अपमान कर जाए, किसी महान व्यक्ति पर चाहे जितने बड़े आरोप लगा दे, यह परिवार बस मुस्कुराता रहता है। ऐसा ही कुछ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हुआ। महबूबा की पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए और फिर वर्किंग कमेटी के मेंबर बने तारिक हमीद कारा ने बैठक के दौरान गांधी वाड्रा की शान में जमकर कसीदे पढ़े। जब गांधी परिवार खुशी से झूमने लगा, तब तारिक हमीद कारा ने अपना जहर उगलना शुरू कर दिया और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर निहायत भद्दे और झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। सूत्रों का कहना है कि कारा ने बैठक में यह तक कह दिया कि सरदार पटेल जिन्ना से मिले हुए थे और वे कश्मीर को भारत से अलग रखना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़े रखा। कारा के इस सरासर झूठ पर कार्य समिति में बैठा कोई कांग्रेसी नेता कुछ नहीं कह पाया और न ही किसी ने कारा को रोकने टोकने की हिम्मत जुटाई, क्योंकि ऐसा करने से गांधी वाड्रा के नाराज होने की संभावना थी और कांग्रेस के बिना रीढ़ वाले नेताओं के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे चू तक कर सके। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस को अपने रडार पर लिया और कार्य समिति की बैठक में सरदार पटेल को बदनाम करने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी नेता तारिक हमीद कारा ने कहा था कि इस पूरे प्रयोजन में सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे। कारा ने कहा कि जिन्ना के साथ मिलकर सरदार पटेल कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखने की चेष्टा कर रहे थे। बीजेपी ने कहा कि इस बातचीत से कई सवाल उठते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि जब पटेल को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है तो क्या कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पर आपत्ति जताई? पात्रा ने कहा कि क्या ये प्रश्न सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से उठा? इस प्रकार से कारा साहब को नहीं कहना चाहिए था। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हम जानना चाहते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि ये चाटुकारिता की प्रकाष्ठा है। कांग्रेस नेता तारिक हमीद कारा जिन्होंने सरदार पटेल को लेकर यह सवाल खड़ा किया, उनका एक ही उद्देश्य था, राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में स्थापित करना। पात्रा ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर पार्टी नेताओं की राय जानने के बात को भी रखा। उन्होंने कहा कि इस क्रम में कारा ने गांधी परिवार की तारीफ की और सरदार पटेल को बदनाम किया। बीजेपी नेता ने सवाल उठाया, क्या सिर्फ एक परिवार ने देश के लिए सब कुछ किया, बाकी किसी ने देश के लिए कुछ भी नहीं किया? बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति की बैठक में जिन्ना और सरदार पटेल की मिलीभगत की बात कह भ्रम पैदा किया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ भ्रम फैलाया है बल्कि पाप किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यह सवाल पूछती है कि तारिक हमीद कारा ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उसके लिए उन्हें कांग्रेस से निकाला जाए। पात्रा ने कहा कि इससे पहले वीर सावरकर को बदनाम करने और उनको लेकर भ्रम फैलाने का भी काम किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अखिलेश यादव ने विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़ी प्लानिंग की थी। उनकी योजना इसके बहाने अगड़ा पिछड़ा कार्ड खेलने की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की रणनीति के सामने उनकी एक नहीं चली। भारतीय जनता पार्टी समर्थित यूपी में 400 सीटें जीतने का दावा करने वाले अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार के लिए विपक्ष का पूरा वोट भी नहीं जुटा पाए। यहां तक कि प्रियंका वाड्रा के विधायकों ने भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। अग्रवाल ने सपा उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को हराया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि कुल 368 सदस्यों ने मतदान किया, जिनमें से 364 मत वैध पाए गए। इनमें से नितिन अग्रवाल को 304 और नरेंद्र वर्मा को 60 मत मिले। विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान लगभग 11:45 पर शुरू हुआ था, जो दोपहर 3 बजे तक चला और करीब 4 बजे परिणाम घोषित किया गया। विपक्षी दल बसपा और कांग्रेस के विधायकों ने चुनाव का बहिष्कार किया। परंपराओं के अनुसार प्रमुख विपक्षी दल के एक विधायक को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ऐसे में मतदान शुरू होने से पहले बहुजन समाज पार्टी ने संसदीय परंपरा को तोड़ने का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। विधानसभा में बसपा के 16 विधायक हैं। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार किया। उसके पास 7 विधायक हैं। 403 सदस्यीय राज्य विधानसभा में भाजपा के 304 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के पास 49 विधायक हैं।
भाजपा की सहयोगी अपना दल के 9 विधायक हैं। ये चुनाव 2022 के विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले हुआ। विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए नितिन अग्रवाल राज्य के पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल के बेटे हैं, जिन्होंने हाल ही में समाजवादी पार्टी से बीजेपी का दामन थामा। वे पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव सरकार में मंत्री थे। वह तीसरे कार्यकाल के विधायक हैं। राज्य विधानसभा के अंतिम उपाध्यक्ष भाजपा के राजेश अग्रवाल थे, जो 2004 में निर्विरोध चुने गए थे। अब नितिन के विधानसभा उपाध्यक्ष बनने से वैश्य समाज में अच्छा संदेश जाएगा और बीजेपी को इस वर्ग को साधने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। साथ ही पार्टी को वैश्य वर्ग में एक युवा चेहरा भी मिल गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने वर्मा को इस सोच के साथ उतारा था कि बीजेपी को घेरने में आसानी होगी और फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड कार्ड खेला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सपा चुनाव के जरिए पिछड़ी जातियों को भी संदेश देना चाहती थी। बीजेपी के लिए उनके मायने नहीं हैं, लेकिन सपा अपना संदेश देने में कामयाब नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।